जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, हमें उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता पड़ती है। यानी हिंदी के सेंटेंस में जब तक हम कर्ता, क्रिया और कर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको पहचान नहीं पाएंगे, तब तक उसका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचानने की। तो आज के इस वीडियो में हम कर्ता को कैसे पहचानेंगे, क्रिया को कैसे पहचानेंगे और कर्म को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। आखिरकार कर्ता को हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो कर्ता है, ये हमारी क्रिया है या फिर मेरा है कर्म है। तो कर्ता को पहचानने के लिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है, कर्ता। कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला, यानी सेंटेंस में जो कार्य को करता है, वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है, जो कार्य को करता है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गया पहचानने का एक तरीका। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि यदि जो क्रिया होती है सेंटेंस में, उस क्रिया से यदि हम कौन और किसे प्रश्न लगा करके, कौन किसको, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उसको लगा करके यदि प्रश्न पूछें क्रिया से, तो उसके बदले पे हमें जो आंसर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, उसे भी हम कर्ता के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें कि मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं, मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। तो इस सेंटेंस में यदि हम गौर करें कि डांटने का कार्य कौन कर रहा है, इस सेंटेंस में डांटने का कार्य कौन कर रहा है, तो उत्तर निकल के क्या आएगा, उत्तर क्या मिलेगा हमें, यानी मेरे पिताजी। यानी मेरे पिताजी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरी बात, जैसे हमने बताया था क्रिया से कौन, यानी कौन और किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो भी हमारा कर्ता जो है निकल करके सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है, डांटना। तो कौन डांटता है, कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन डांटता है, तो भी उत्तर निकल के आ गया क्या, मेरे पिताजी। यानी कि कौन शब्द लगा करके यदि क्रिया से हम प्रश्न पूछेंगे तो भी हमारा कर्ता सामने आ जाता है। और दूसरा पहचानने की बात यह है कि सेंटेंस में जो कार्य को करता है वो भी कर्ता होता है। यानी इस तरह से हम कर्ता को पहचान सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं। यानी इस सेंटेंस में नाचने का कार्य कौन कर रहा है, इस सेंटेंस में नाचने का कार्य कौन कर रहा है, तो उत्तर क्या निकल के आ रहा है, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी। यानी इस कक्षा के सारे विद्यार्थी क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इससे क्वेश्चन भी करके पूछ सकते हैं, कौन नाच रहा है, यानी इस कक्षा के सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं। यानी हमारा कर्ता क्या हो गया, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी। यानी इस तरह से हम कर्ता को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा वाक्य, तुम्हें कौन हंसा रहा है, तुम्हें कौन हंसा रहा है, यानी हंसाने का कार्य यहाँ पे किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें हमको उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी हंसाने का जो कार्य कौन कर रहा है, इसका आंसर निकल करके सामने नहीं आ रहा है। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, यानी नो सब्जेक्ट। यानी किसी वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं भी होते हैं, किसी में सब्जेक्ट होते हैं तो किसी में सब्जेक्ट नहीं भी होते हैं। यानी कार्य को जो करेगा वही सब्जेक्ट होगा, और हम यदि कौन और किसे शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो जो हमारा उत्तर निकलेगा वो हमारा कर्ता कहलाएगा। यानी इस तरह से हम कर्ता को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस, एक उदाहरण और देखते हैं, घर जाओ। यदि हम कह दें कि घर जाओ, घर यहाँ पे लिख देते हैं, घर जाओ, इसमें कर्ता कौन सा है, यानी कौन जाओ, प्रश्न पूछेंगे यदि कौन जाओ, जाने का कार्य कौन कर रहा है, तो यहाँ भी हमको आंसर नहीं मिल पा रहा है। यानी इस सेंटेंस में भी, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, यानी इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अगर इसकी बात करें तो जाने का कार्य कौन, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राम के द्वारा किया जा रहा है। तो राम क्या यहाँ पे हो जाएगा, राम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन जाता है, तो उत्तर में आएगा राम जाता है। यानी इस तरह से हम हिंदी के सेंटेंस से कर्ता को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर्ता को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया की कि
हिंदी सेंटेंस में हम क्रिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानते हैं। तो क्रिया के नाम से यह स्पष्ट है, कार्य को करना, कार्य का करना या कार्य का होना। जिस सेंटेंस में कार्य का होना पाया जाए, कार्य का करना पाया जाए, वो क्या होता है, वो क्रिया होती है। जैसे जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए उसको हम क्रिया के नाम से जानते हैं। या फिर एक चीज़ और है कि जब उस वाक्य में जो क्रिया होती है, उस क्रिया के जो वास्तविक रूप होता है उसमें ना जुड़ा होता है, उसके अंत में जो है वो ना जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए और उसके अंत में ना जुड़ा हो तो वह क्रिया होती है। जैसे उठना, बैठना, गाना, चलना, उड़ना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। दूसरी बात कि जैसे हम किसी सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ने का कार्य हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि इसमें राम कौन सा कार्य कर रहा है, राम इसमें क्या कर रहा है, तो उत्तर क्या निकल के आएगा कि पढ़ने का, यानी पढ़ने का कार्य वो कर रहा है। यानी इस तरह से भी हम वाक्य से क्रिया को पहचान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि कर्ता से, ये तो पहचानने का तरीका हो ही गया कि वाक्य में जो कार्य होता है वो क्रिया होती है। और दूसरी बात, एक तरीका और पहचानने का है, उसको क्या कहते हैं, कर्ता से अगर हम क्या शब्द लगा करके, जो वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता के साथ अगर हम क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो उस कंडीशन में जो हमको उत्तर प्राप्त होता है उसे भी हम क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण से इसको कैसे पहचानते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखते हैं, वह गीत गा रहा है, वह गीत गा रहा है। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, यानी इसमें होना या न होना में कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें गाने का कार्य हो रहा है, यानी गाना। यानी इस सेंटेंस में गाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। दूसरी बात, यदि हम कर्ता से प्रश्न करें कि वह क्या कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा, गा रहा है, यानी गीत गा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है, गाना, यानी गीत गाना जो है यहाँ पे वर्ब है। यानी कहने का मतलब ये है, कर्ता से अगर हम क्या शब्द लगा के प्रश्न करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो भी क्रिया कहलाएगी, या फिर इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो भी, कार्य को दर्शाने का जो शब्द होता है वो क्रिया कहलाती है। दूसरी बात, वह मकान सजा रहा है। अब यहाँ पे कर्ता से प्रश्न करें कि वह क्या कर रहा है, तो मकान सजा रहा है, वह क्या कर रहा है, सजा रहा है। यानी यहाँ पे सजाना, यानी सजाना क्या है, यहाँ पे वर्ब हो गई। या फिर इस तरह भी अगर हम ध्यान से इसको समझें, इसको देखें कि इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, वह मकान सजा रहा है में कार्य कौन सा किया जा रहा है, यानी सजाने का कार्य किया जा रहा है। यानी सजाना क्या है, यहाँ पे वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। अब इसमें देखते हैं, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब यदि वह से हम प्रश्न करें कि वह क्या है, यानी वह क्या करता है, वह क्या करता है, तो इसमें हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त होगा कि वह क्या करता है। यानी इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया इसके अंदर नहीं है। या फिर इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, वह एक लड़का है। यानी इसको अगर हम देखें, इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई कार्य होने का हमें जिक्र नहीं दिख रहा है, इसमें किसी प्रकार कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस इसमें ये बता दिया गया है कि वह क्या है, एक लड़का है। यानी इस सेंटेंस में कार्य कौन सा हो रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी कह सकते हैं कि इस जो सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है, नो वर्ब, इसके अंदर वर्ब नहीं है। इसी तरह से दूसरा वाक्य, वह एक वकील है, वह एक वकील है। यानी इसमें भी यदि हम वह से प्रश्न करें कि वह क्या करता है, वह क्या करता है, यानी इस तरह नहीं करेंगे कि वह क्या है, तब तो वकील आ ही जाएगा। इसमें कार्य का होना भी तो होना चाहिए कि वह क्या करता है, कौन सा कार्य करता है, तो इसमें भी हमें किसी प्रकार कोई उत्तर नहीं निकल के आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं है, बस इसमें ये बता दिया गया है कि वह क्या है, एक पेशा है उसका, वह एक तरह का कार्य कर रहा है,
एक तरह का वो जो है वकील क्या है, ये इसकी का वो एक तरह का वो पेशा है। तो कहने का मतलब कि इस तरह के सेंटेंस में अगर किसी प्रकार के कोई कार्य का होना अगर न प्रदर्शित हो तो उस तरह के सेंटेंस में हमें क्रिया नहीं मिलती है, क्रिया नहीं होती है। यानी कि इसमें भी किसी प्रकार के कोई वर्ब नहीं है, इसमें भी क्रिया अब्सेंट है, क्रिया इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। वह क्या करता है, क्वेश्चन करने पे किसी प्रकार कोई आंसर हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस के अंदर से क्रिया को पहचान सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि क्रिया के अंत में ना शब्द लगा होता है, क्योंकि क्रिया के शब्द के अंत में ही ना शब्द जुड़ा होता है। और किसी शब्द को यदि हम देखें, जैसे आम है तो उसको हम आमना नहीं कह सकते हैं, बल्ब है तो उसको बल्बना नहीं कह सकते हैं, मोबाइल है तो उसको मोबाइलना नहीं कह सकते हैं, पंखा है तो पंखना नहीं कह सकते हैं। यानी लेकिन जो क्रिया है, उठना, बैठना, चलना, गाना, उड़ना, टहलना, यानी सब में यदि हम ना को अगर हम देखते हैं, ना को समझते हैं, तो इसमें जो उसका अर्थ है बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हमें समझ में आता है। और किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं और उसमें हम ना जोड़ के भी देखते हैं तो उसका जो अर्थ है वो अस्पष्ट हो जाता है, हमको उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम जनरली जो क्रिया होती है उसको ना शब्द से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, चलना, गाना, फिरना, हाँ, इस तरह से हम क्रिया को पहचान लेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे जितने भी वर्ड हैं, अगर उसमें हम ना जोड़ के देखें तो वो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आम है तो उसको आमना नहीं कहेंगे, चौकी है तो चौकना नहीं कहेंगे, पंछी है तो पंचना नहीं कहेंगे, चिड़िया है तो चिड़िंगना नहीं कहेंगे। यानी इस तरह से जो वर्ब है उसके अंदर ना शब्द भी जुड़ा होता है, उससे भी उसको हम पहचान सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है में तो ना नहीं जुड़ा है, ठीक है, नहीं जुड़ा है, लेकिन पढ़ना, अगर हम पढ़ना कहेंगे तो उससे जो उसका अर्थ है वो हमें क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाता है। पढ़ना का मतलब होता है कि स्टडी करना, पढ़ना, लेकिन पढ़ रहा है इससे भी इसका हमको अर्थ जो है क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी वर्ड हैं, जो भी शब्द हैं, उसमें अगर हम ना जोड़ के देखें तो उसका अर्थ बिल्कुल अपरिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे हमने बताया अभी ना, जैसे चिड़िया है तो चिड़िना नहीं कह सकते हैं, बल्ब है तो बल्बना नहीं कह सकते हैं, आदमी है तो आदमीना नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना है तो पढ़ रहा से भी हमको उसका अर्थ स्पष्ट समझ में आता है और पढ़ना से भी स्पष्ट समझ में आता है। इसलिए जो वर्ब है उसके अंत में ना हम जोड़ करके देख सकते हैं। ऐसे पढ़ना है तो समझ लेंगे, पढ़ चुका है तो पढ़ में अगर ना जोड़ेंगे पढ़ना तो भी उसका हमें क्लियर अर्थ समझ में आएगा, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से अगर ना नहीं भी जुड़ा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंस कई तरह के होते हैं, 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। सब में जो क्रियाओं का जो कहने का, बोलने का जो तरीका है उसके अंत में कुछ न कुछ ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं जिससे कि इसमें ना शब्द प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन उस शब्द में हम ना जोड़ करके अगर देखें तो उसका अर्थ हमें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर समझ में आ जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो पढ़ता है लिखा होता है, लेकिन पढ़ना कहेंगे तब भी पढ़ने का अर्थ आएगा, पढ़ता कहेंगे तब भी पढ़ने का अर्थ निकलेगा, पढ़ चुका है कहेंगे तो भी पढ़ चुका में अगर पढ़ना हम करके देखें तो भी उसका अर्थ समझ में आ जाता है, पढ़ चुका है लिखेंगे तब भी उसका अर्थ समझ में आ जाता है। वह पढ़ेगा गा जुड़ा है फिर भी पढ़ना का अर्थ में स्पष्ट समझ में आता है, और पढ़ेगा में ना जोड़ के देखें पढ़ना तो भी उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। यानी इस तरह से क्रिया के अंत में ना जोड़ने पर या फिर ना लगाने से उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी एक तरीका है वर्ब को पहचानने का। अब हम बात करते हैं कर्म के विषय में कि वाक्य में कर्म को हम किस आधार पर कैसे पहचान सकते हैं। तो कर्म को पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका ये होता है कि कर्ता और क्रिया, वाक्य में जो कर्ता और क्रिया होती हैं उनसे यदि हम क्या और किसे शब्द जोड़ करके अगर प्रश्न करें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म होता है। एक बार और इसको ध्यान से समझिए कि कर्ता और क्रिया से जब हम प्रश्न करते हैं, क्या जोड़ के प्रश्न करना है, क्या जोड़ के प्रश्न करें या फिर किसे जोड़ के प्रश्न करें, यानी व्हाट और होम, मतलब क्या और किसे, इन दोनों में से किसी एक शब्द को ले करके अगर बारी बारी से हम कर्ता और क्रिया
से प्रश्न करें तो बदले में हमें जो आंसर प्राप्त होता है वह आंसर जो होता है वो कर्म होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा जिस पर कार्य किया जाता है वह कर्म होता है, यानी कर्ता जिसके ऊपर कार्य को करता है वही कर्म होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे रमेश राम को पुस्तक देता है, यानी रमेश राम को पुस्तक देता है। तो अगर हम प्रश्न करें, पहले क्या शब्द को लेकर के प्रश्न पूछते हैं कि राम क्या देता है, तो उत्तर निकल कर आएगा पुस्तक। पुस्तक देता है, यानी पुस्तक क्या यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी जो कर्ता रमेश है और क्रिया देना है, इन दोनों से क्या शब्द जोड़ करके प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वो पुस्तक का प्राप्त हुआ है, यानी पुस्तक जो उत्तर है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद किसे शब्द लगा करके भी प्रश्न पूछ करके देखते हैं कि राम किसे देता है, रमेश किसे देता है, रमेश किसे देता है, तो राम को देता है, यानी कि राम भी क्या है, यहाँ पे राम भी ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि इस सेंटेंस में राम और पुस्तक दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कर्म हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं, वह आम खाता है। यानी इस वह से और खाना क्रिया से प्रश्न पूछें कि वह क्या खाता है, तो उत्तर में निकल के क्या आता है, आम। यानी आम क्या यहाँ पे है, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि वह किसे खाता है, तो उत्तर क्या आएगा निकल के कि आम को खाता है। यानी कि दोनों शब्दों को हम अगर बारी बारी से रख करके प्रश्न पूछते हैं तो हमारा उत्तर आम निकल के आता है। यानी आम क्या यहाँ पे है, आम हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी इस तरह से भी हम कर्म को पहचान सकते हैं। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं, राम स्कूल जाता है, इससे प्रश्न करें कि राम क्या जाता है, तो हमें किसी प्रकार का कोई भी उत्तर निकल करके नहीं मिलता है, यानी किसी प्रकार कोई उत्तर में यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। राम किसे जाता है, तब भी हमें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं निकल के आता है। यानी कि जो स्कूल है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? इसके बाद और देखते हैं सेंटेंस, उसने मुझे एक कलम दी। तो इससे क्वेश्चन करें, उसने मुझे क्या दी, उसने क्या दिया, तो उत्तर क्या निकल गया, कलम। यानी कलम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया। फिर प्रश्न करते हैं किसे लगा करके कि उसने किसे दी, उसने कलम किसे दी, या फिर उसने किसे दी। क्रिया और कर्म को ही लेकर, क्रिया और सब्जेक्ट को, यानी कर्ता और क्रिया को लेकर के हमें प्रश्न पूछना है। उसने किसे दी, तो मुझे दी, यानी मुझे उत्तर निकल के आया। यानी मुझे भी क्या है यहाँ पे, मुझे भी ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता, और किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कर्म होता है, और किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट यानी कर्म पाए जाते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम किसी भी वाक्य से कर्ता, क्रिया और कर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस से हम ऑब्जेक्ट को, कर्ता, क्रिया और कर्म को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्ता और क्रिया और कर्म को आइडेंटिफाई करके उसको सेंटेंस में किसको कहाँ सेट करना है, कहाँ बिठाना है, इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और जहाँ कर्म बैठाना है वहाँ किसी और को बिठाएंगे, जहाँ क्रिया बैठानी है उसको कहीं किसी और को बिठाएंगे, और इस तरह से जो सेंटेंस होता है बिल्कुल फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, और उनका ट्रांसलेशन जो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम कर्ता, क्रिया और कर्म को किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस से आसानी से आइडेंटिफाई करके हम जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बस आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।